अरे महेश, हमारी टिकट करवा दे, सुजाता के पास जाना है, बहुत दिन से बुला रही है। वेदी जी अपने बेटे से कह रही थी क्योंकि उनकी बेटी सुजाता अपने यहाँ बुला रही थी। महेश ने आकर कहा, अरे अचानक क्या हो गया? तो माँ ने कहा, उसका घर बन रहा है तो उसे मेरी ज़रूरत है। महेश ने भी माँ की टिकट करवा दी और माँ अगले दिन ही चली गई। माँ के जाते ही कामना ने राहत की सांस ली कि चलो अब कुछ दिन शांति रहेगी, क्योंकि कामना की सास उसका सुख चैन सब मुश्किल करके रखती थी। कामना को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती थी। जब देखो घर में साफ सफाई और कोई ना कोई काम उनको नजर आने लगता था। अरे कितना आराम करेगी, जब देखो सोने चल देती है, काम नहीं नजर आता है इसको। कामना भले खाना क्यों नहीं खा रही हो, लेकिन सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर से अपनी बेटी सुजाता की बातों में आकर हर वक्त कामना के पीछे पड़ी रहती थी। अब गई तो कामना सुकून से जी रही थी, मगर ये सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। जब ननद का फोन आ गया, ननद ने अपने भाई महेश को पास फोन करके कहा कि भाई तुम भाभी को लेकर यहाँ आ जाओ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा घर बन रहा है तो मुझे वक्त नहीं मिलता है। महेश को अपनी माँ की चिंता हो गई। उसने तुरंत कामना से कहा, हमें दीदी के घर जाना पड़ेगा, मुझे माँ की फिक्र हो रही है। तो कामना भी कहने लगी कि ठीक है, कल सुबह बच्चों के साथ चलते हैं। कामना और महेश के दो बच्चे भी थे। सुजाता ने कामना से भी फोन पर कहा कि भाभी आप यहाँ आ जाओ, क्योंकि आप मम्मी का ख्याल अच्छे से रख सकती हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। हमने तो डॉक्टर को भी दिखा लिया, लेकिन कोई दवा लग ही नहीं रही है। गांव में रहने के कारण उनके लिए शहर का रहन सहन नया था। दोनों बच्चों के साथ जब शहर पहुंचे तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग, उनकी आंखें फटी रह गई। बच्चों में बहुत उत्साह था। ऐसा शहर देखकर बच्चों ने पूछा, मम्मी बुआ इस जगह रहती हैं? तब महेश ने कहा, हाँ बेटा, बुआ यहीं रहती हैं। बुआ के घर की बड़ी बड़ी बातें वह बच्चों को बता रहा था। जब वह बच्चों के साथ सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तब उन्हें गार्ड ने रोक दिया। काम करने आए हो क्या? लेकिन सीधे साधे महेश ने हंसकर कहा कि अरे नहीं, हमारी बहन रहती है भाई। ये सुनकर गार्ड बार बार उनको ऊपर से नीचे तक देख रहा था, लेकिन कामना को यह बहुत बुरा लगा और उसने आगे जाते ही महेश से कहा कि कहीं शहर में आकर हमारा अपमान न हो जाए। हमें बड़े लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है ना। महेश ने दीदी को फ़ोन किया तो उनको लेने एक नौकर आ गया। जब दोनों और बच्चों के साथ फ्लैट में पहुंचे तो देखकर दंग रह गए। सुजाता ने फ्लैट को बहुत महंगी महंगी चीज़ों से सजाया हुआ था। बाहर दरवाजे पर ही बड़े बड़े स्टैचू रखे थे। अंदर जाते ही कामना ने अपनी ननद के पैर छुए। उसके बच्चों ने घर देखकर चहकते कहा, मम्मी बुआ का घर तो बहुत सुंदर है। अब जाकर महेश को लग रहा था कि उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। इससे तो माँ को ही बुला लेता। हम ठहरे गांव के साधारण लोग और ये इतना बड़ा शहर, कहीं हमारी कोई बात इनको बुरी न लग जाए। कामना जाकर सबसे पहले सास के पैर गई छुए तो सास ने चेहरा घुमा लिया। कामना ने सोचा बीमार होकर भी अकड़ नहीं जा रही है, बेटी के घर चुपचाप पड़ी है। गांव में मेरी जान आफत में करके रखती थी। सुजाता ने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है, किसी डॉक्टर की दवाई का असर ही नहीं हो रहा है। भाभी आप ही देख लो क्या करना है, मुझे तो समय नहीं है, इंटीरियर का भी बहुत सारा काम करवाना है। कामना ने कहा कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, वह जल्दी से ठीक हो जाएंगी। कामना ने घर का काम संभाल लिया और सास को अलग से खाना बनाकर खिलाने लगी। यह सब करते हुए से वह दिन याद आ रहे थे जब गांव में उसकी सास उसकी प्लेट में से रोटी ये कहकर उठा लेती थी कि इतनी रोटी खाकर क्या करेगी, क्यों मेरे बेटे का इतना खर्च करवाती है। कितनी बार कामना भूखी ही सो जाती थी। एक बार जब सासू माँ ने कहा कि मेरे घर का अनाज फालतू नहीं है, तेरा भाई क्यों आया है, उस दिन कामना के भाई ने यह सुन लिया और वह चुपचाप उठकर चला गया था। कामना अपने बच्चों को दूध देती थी तो सास कहने लगती थी, अरे रोज रोज दूध देने की क्या जरूरत है, बस तू मेरे पोतों को दूध दिया कर, लड़की को दूध देने की कोई जरूरत नहीं है। कामना खून का गुड़ पीकर रह जाती थी।
क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के बीच में भला फर्क कैसे कर सकती है। आज वही साथ बिस्तर पर पड़ी हुई थी और कामना से नजर नहीं मिला पा रही थी, जबकि कामना इतनी नफरत होने के बाद भी उसकी सेवा कर रही थी। सास को नहलाना धुलाना और उसके बाल बनाना सब काम कामना ही करती थी। सुजाता को तो अपनी माँ से कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि वह कामना से कहती थी कि तुम माँ के लिए अलग खाना क्यों बनाती हो, वही क्यों नहीं खिलाती हो जो सबके लिए बनता है। यह सुनकर तो कामना चौंक कर अपनी ननद को देख रही थी कि वह वही बेटी है जिसकी माँ उसको तारीफ करते थकती नहीं है। कामना दिन भर काम करती रहती थी और सुजाता बैठकर फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी। घर के इंटीरियर का काम तो उसके पति करवा रहे थे। पता नहीं उसने अपनी माँ को घर पर क्यों बुलवाया था। यह बात कामना की समझ में नहीं आ रही थी। महेश अपनी खेती के चक्कर में पत्नी और बच्चों को छोड़कर गांव वापस चला गया था, क्योंकि वहां रहना जरूरी था। अब यहाँ कामना बच्चों के साथ दिन बिता रही थी। सुजाता रोज शाम के समय चली जाया करती थी, जो कामना को अच्छा नहीं अजीब लगता था कि आखिर ये कैसी बेटी है जिसे अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं है, पूरे दिन में एक बार भी हालचाल नहीं पूछती। लेकिन कामना ने ध्यान दिया कि सुजाता घर आकर पूरे घर को ध्यान से देखती है और किचन में जाकर भी चेक करती है। कामना को यही बात उस दिन समझ में आई जब एक दिन सुजाता ने किचन में जाकर कहा, पता नहीं आजकल चीनी कहाँ जा रही है। मैं हर रोज डिब्बा भरती हूँ और शाम तक डिब्बा खाली हो जाता है। कामना ने कहा, दीदी माँ नींबू का पानी का मन करता है। यह सुनकर कामना का चेहरा उतर गया था। कामना ने यहाँ आकर सोचा था कि बच्चों की छुट्टी खत्म होते ही घर चली जाएगी, लेकिन सास की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई थी तो महेश ने कहा कि मैं बच्चों का एडमिशन शहर में ही करवा देता हूँ। कामना चाहती तो नहीं थी पर मगर कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि अगर जिद करके गांव चली जाती तो सास बुरा मान जाती। उधर सुजाता बात बात पर कामना को ताने देने लगी थी। शहर में रहना आसान बात नहीं होती, तुम्हें पता भी है शहर में कितने खर्च होते हैं। धीरे धीरे सास की तबीयत ठीक हो गई और अब कामना का मन यहाँ रहने का नहीं था, मगर अब बच्चों का एडमिशन यहाँ के स्कूल में हो चुका था। अब वह उदास रहने लगी क्योंकि उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपने बच्चे और सुजाता के बच्चे भी संभालने होते थे, क्योंकि सुजाता तो आधा दिन घर से बाहर रहती थी। उसे बच्चों के टिफिन और होमवर्क से कोई मतलब ही नहीं होता था। कामना सुबह जल्दी उठकर सारे काम करती थी। धीरे धीरे उसने देखा कि अब सास सुबह ही उठ जाती है और रसोई में जाकर काम करने लगती है। एक दिन कामना ने सासू माँ से कहा कि माँ जी, आप तो गांव में कोई काम नहीं करती थी, मगर यहाँ तो आप सुबह सुबह टिफिन बनाने लगती हैं, जबकि दीदी अपने कमरे में सोती रहती है। आप उनसे कुछ कहती क्यों नहीं? तो सासू माँ ने गुस्से में कहा कि तू अपने काम से काम रख, अगर मेरा हाथ बटा सकती है तो कर, वरना जा। सुजाता के पति सोकर उठते तो कामना से चाय मांगते और पत्नी को कभी उठाने के लिए नहीं कहते थे। अब यह सब कामना को बहुत बुरा लग रहा था कि वह यहाँ आकर इन लोगों की नौकरानी बन गई है। वह देख रही थी कि इन लोगों ने सास को भी नौकरानी बना दिया था। माँ से कोई काम गलत हो जाता तो वह अपनी ही माँ के पीछे पड़ जाती थी कि हाथ कैसे चलाती हो आप, इसमें जान नहीं है क्या? अरे आपके ऊपर बीमारी में इतना खर्चा किया है तो फिर ठीक क्यों नहीं होती हो? सुजाता ने एक नौकर बच्चे को स्कूल से लाने के लिए लगाया था, लेकिन जब एक दिन वह नहीं आया तो सुजाता ने कामना से कहा कि जाओ बच्चों को स्कूल से लेकर आओ। कामना को अपने बच्चों को भी स्कूल से वापस लाना होता था। जब वह सुजाता की बच्चों को लेने गए थे, स्कूल की इतनी बड़ी इमारत देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। अब उसे अपने बच्चों का सरकारी स्कूल याद आने लगा। उसे नहीं पता था कि स्कूल भी इतनी तरह के होते हैं और सुजाता के बच्चे इतने बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। सुजाता ने ही बच्चों का एडमिशन ये कहकर करवाया था कि बहुत बड़ा स्कूल है। उसने वहां आने वाले माता पिता को जब देखा तो वो भी उसे अचंभा हो रहा था। माता पिता अलग अलग बहानों में अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आए थे और वह खड़ी बच्चों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही छुट्टी हुई सब माता पिता गेट पर जाकर बच्चों को लेने लगे, लेकिन जब कामना गई तो वॉचमैन ने कहा, इन बच्चों को तो उनका नौकर आता है, आप मेड हो क्या? कामना ने जो फोन पर उसकी बात सुजाता से करवाई तब उसने बच्चों को उसके साथ जाने दिया। अब कामना समझ गई
कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, क्योंकि वह उसे नौकर समझ रहा था। पहले ही घर में सुजाता का रवैया अच्छा नहीं था। सुजाता ने एक दिन कामना से कहा कि आप हमारे कपड़ों के साथ अपने कपड़े क्यों धो देती हो? तुम्हारे कपड़ों से गांव की बदबू आती है। खामखा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मेरे कपड़े कितने महंगे होते हैं, बेकार में खराब हो जाएंगे। कामना ननद की यह बात सुनकर वो चक्की रह गई थी। सुजाता किस तरह उसका अपमान कर रही थी। कामना को अब यहाँ रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसने अपने पति महेश को फोन करके कहा, मैं अपने गांव वापस आना चाहती हूँ। पहले माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब वह ठीक हो गई हैं। महेश ने कहा, कामना अब तो 1 साल की पढ़ाई उधर ही करनी पड़ेगी। जब परीक्षा हो जाएंगी तब मैं तुम लोगों को इधर बुला लूँगा। और अब 3 महीने ही तो बाकी हैं। लेकिन यह 3 महीने कामना के लिए जी का जंजाल थे। महेश की बात सुनकर कामना को रोना आ गया। उसने तुरंत महेश को सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं यहाँ नौकर बनकर नहीं रह सकती। मेरे बच्चों को ज़मीन पर बैठकर खाना खिलाया जाता है, क्योंकि तुम्हारी दीदी की डाइनिंग टेबल गंदी हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों को ज़मीन पर बैठने की आदत होगी। उनके बच्चे टेबल कुर्सी पर बैठकर खाते हैं और मेरे बच्चे ज़मीन पर। ये देखकर मेरा जी जल जाता है। उनके बच्चे बाहर का मज़ेदार खाना खाते हैं और मेरे बच्चे बैठकर मुँह देखते रहते हैं। और आपकी माँ भी कुछ नहीं कहती। आप नहीं जानते मैं उसकी कैसी कैसी बातें सह रही हूँ, लेकिन ऐसा मैं अब तक माँ जी की खातिर कर रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह सब सुनकर महेश का दिमाग सन पड़ गया था कि आखिर उसकी बहन उसके बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर एक दिन महेश ने कामना को फ़ोन किया और कहा, कामना वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं अभी आ जाऊँगा। तो कामना ने कहा कि आपकी बहन सारी हद पार कर रही है। मैंने कल देखा कि वह देसी घी में रिफाइंड तेल मिला रही थी। आज धीरे धीरे कह रही थी कि सारा घी पता नहीं कहाँ चला जाता है। मुझे पता है, अपने बच्चों को छुपा छुपा कर देती है। तुम क्या जानो मुझे कितना बुरा लगा। मैं अपने बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठकर नौकरों की तरह खाना खाती हूँ और सास बैठी देखती रहती है। मानती हूँ कि हमारे आने से खर्चा बढ़ गया, लेकिन यह सब करने को तो हमने नहीं कहा था। हम तो 2 महीने बाद ही चले जाते, मगर तुम्हारी बहन को घर में नौकर की ज़रूरत थी। मुझे पता है आपकी माँ की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, क्योंकि दीदी घर का सारा काम उन पर डाल कर रखती है, जबकि आपकी माँ घर पर पानी का एक गिलास भी नहीं उठाती थी और मुझसे कहती थी कि मैं सारा दिन आराम करती हूँ। उनकी अपनी बेटी ने उनकी उम्र का ज़रा सा लिहाज नहीं किया और अब वह उनसे जमकर काम करवाती है। जब से आपकी माँ यहाँ आई है, वही घर और बच्चों को संभाल रही है। आपकी बहन तो बाहर घूमती है। अब मुझे समझ में आया कि आपकी बहन ने माँ को घर पर क्यों बुलाया था, क्योंकि उनको एक नौकर की ज़रूरत थी। दीदी कभी उनको आराम करने के लिए नहीं कहती। अब तो उनके बाद 2 नौकर हैं, एक मैं और एक आपकी माँ। महेश को इस बात को सुनकर बहुत धक्का लगा और वह सोचने लगा कि दीदी से बात करनी पड़ेगी। कामना ने बात करके फ़ोन रखा ही था कि उसके बच्चे दूध मांगने लगे, तो वह उठकर रसोई चली गई। लेकिन तभी वहां पर सुजाता आ गई और बोली, भाभी देखिए, शहर का रहन सहन अलग होता है। हम लोग तो शहर में रहते हैं और यहाँ सब कुछ बहुत महंगा होता है। भैया ने भी कभी आप लोगों के खर्च के नाम पर कुछ नहीं दिया। कहने को तो आप लोग गांव के हैं, लेकिन अब तो यहाँ रहकर आप भी दूसरों की नकल करने लगी हैं। सुजाता कामना को बेइज्जत कर रही थी और कामना का दिल रो रहा था। वह अपने गांव में चैन सुकून से रहती थी। उसे खामोश खड़े देखकर सुजाता ने कहा, कल आपके बच्चों ने दीवार पर गंदे हाथ लगा दिए। अब हमें उसे पेंट करवाना पड़ेगा। आपके बच्चों को तो गांव के घर में रहने की आदत है। आप लोगों को भला गंदगी से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम शहरी लोगों को साफ सफाई की आदत होती है। पहले मम्मी यहाँ थी, उनको ही मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ का तौर तरीका सिखलाया है, लेकिन आपको डलने में बहुत मुश्किल हो रही है। आपके बच्चे भी यहाँ शहर में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनका रिजल्ट कैसा होगा, क्योंकि गांव के शहर की पढ़ाई में फ़र्क होता है। यही बातें सुन सुनकर कामना का मन रो रहा था कि बस अभी सब छोड़कर गांव चली जाए, लेकिन महेश की इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। सुजाता ने कई बार उसको अपनी सहेलियों के सामने नीचा भी दिखाया।
कामना के बच्चे गांव के सीधे सादे बच्चे थे जिन्होंने पिज्जा को देखकर पूछा कि यह क्या है, तो सुजाता ने हंसकर कहा था कि तुम गांव के हो ना, तो यह तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। जबकि सुजाता के बच्चे खुश होकर पिज्जा खा रहे थे और कामना के बच्चे मुंह देख रहे थे। सहेलियों ने पूछा कि यह कौन है, तो सुजाता ने धीरे से कह दिया कि यह नौकरानी है और ये इसके बच्चे हैं। उस दिन तो कामना बिल्कुल नहीं सह पाई और उसने उसी दिन में ही महेश को फोन करके कहा कि अब बहुत हो चुका, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। महेश भी अंदर अंदर दुखी था, तो उसने कहा कि बस परीक्षा आ रही है, उन्हें हो जाने दो, फिर मैं सबको ले आऊंगा। सुजाता ने कामना से कहा कि भाभी तुम रोज रोज बच्चों के कपड़े धोती हो। अरे रोज धोने की जरूरत क्या है, तो कामना ने कहा दीदी बहुत गंदे हो जाते हैं। तो सुजाता ने कहा कि तू यह कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं? अरे सरकारी स्कूल में तो सब चलता है। कामना की आंखों में आंसू आ गए, मगर कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि घर तो सुजाता का ही था। कामना के बच्चे पढ़ते रहते थे और सुजाता के बच्चे वीडियो गेम और टीवी में मगन रहते थे, लेकिन फिर भी सुजाता को विश्वास था उसके बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आकर दिखाएंगे और वह कामना को ताना मारकर कहती थी पता नहीं सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है भाभी, मुझे तो आपके बच्चों के रिजल्ट का कोई भरोसा नहीं है। कामना यह बात सुनकर मन ही मन रोने लगी और कहने लगी कि भगवान बस जल्दी से कैसे समय निकाल जाए और मैं गांव चली जाऊं। मेरा यहाँ एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया है। परीक्षाएं हो चुकी थी और अब रिजल्ट आना बाकी था, जिसके लिए 20 दिन का समय बचा हुआ था। कामना को एक एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा था। परीक्षा के रिजल्ट के एक दिन पहले महेश वहां गया। रिजल्ट का दिन एक ही था और दोनों के बच्चे अपने अपने माता पिता के साथ स्कूल चले गए थे। महेश के बच्चों को जब रिजल्ट दिया गया तब टीचर ने सबसे तालियां भिजवाई क्योंकि दोनों ही बच्चों ने अपनी अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। अध्यापक ने भी बच्चों की बहुत तारीफ की। महेश और कामना का सिर गर्व से ऊंचा हो रहा था। हाथों में शीट पकड़े दोनों बच्चे जब घर आए तो सामने ही सुजाता अपने बच्चों से कह रही थी तुम्हारे इतने कम नंबर कैसे आ सकते हैं? तुम्हारा तो ट्यूशन भी लगा हुआ है। लगता है तुम्हारी ट्यूशन टीचर ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही उसे सामने से महेश और कामना को आते देखा कि उनके दोनों बच्चे हाथों में शील्ड पकड़े हुए हैं तो वह हैरानी से उन्हें देखने लगी। महेश ने खुश होते हुए सुजाता से कहा इन दोनों ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ये उसी के लिए इनको इनाम मिला है। इस बात पर सुजाता बहुत जोर से हंसी और बोली सरकारी स्कूल में तो यह किसी को भी मिल सकता है, बात तो तब है जो प्राइवेट में लाकर दिखाए। आज कामना दहाड़ पड़ी दीदी आप बहुत बोल चुकी और मैं आज तक आपको जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कामना ने तुरंत अपने बच्चों की किताब उठाई और सुजाता के बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन सुजाता के बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाए और सुजाता मुंह ताकती रह गई। सुजाता के पति ने गुस्से में कहा कि यह सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम घूमती फिरती हो। दोनों के बच्चे एक जैसी क्लास में थे मगर सुजाता के बच्चे कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज सासू माँ खुशी के मारे ताली बजाने लगी क्योंकि महेश के बच्चे हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आज उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये देखकर चिल्लाई हुई सुजाता ने कहा माँ आप इन बच्चों के लिए ताली बजा रही हैं, आप बच्चों में फर्क कर रही हैं, ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती? तब कामना ने गुस्से में कहा कि दीदी क्या तुम्हें घी में रिफाइंड तेल मिलाते हुए शर्म आई थी जो माँ से ऐसा कह रही है? क्या तुम्हें जब शर्म आई थी जब तुमने मेरे बच्चों को खाना खाने के लिए नीचे बिठाया था? क्या तुम्हें जब शर्म आई थी जब तुमने कहा था कि हमारे कपड़ों से गांव की बदबू आती है? हम तो गांव के साधारण लोग हैं, इसी कारण हमने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम में आत्मसम्मान नहीं है और हम बेवकूफ़ हैं। मुझे ऐसा पता था कि आप हमारे साथ क्या कर रही हो। तभी महेश ने उठकर कहा दीदी आपने मेरे बच्चों को और पत्नी को नीचा दिखाया है, अब जिंदगी में मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा। हम गांव के साधारण लोग ज़रूर हैं मगर किसी का अपमान नहीं करते। महेश जाने लगा तो उसकी माँ रोककर कहने लगी कि बेटा मुझे भी ले चल, अब मैं यहाँ सांस नहीं ले पाऊंगी। कामना बहू मुझे माफ़ कर दे, मैं हमेशा तेरी तुलना करती रही मगर तू इसे कहीं ऊपर है। तब कामना ने कहा कि माँ जी मुझे पता है कि आप क्यों बीमार हुई और इन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया, शायद इसी कारण आपकी आंखों पर से पर्दा उतर चुके हैं। सब लोग गांव वापस चले गए और सुजाता देखती रह गई तो
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।